पुलिस को मुंबई के पास जंगल में एक सूटकेस मिला जिसमें एक 15 साल की लड़की की लाश बरामद हुई है। मुंबई शहर में रहने वाली वंशिका राठौर की उम्र महज 15 साल थी। वंशिका राठौर 10th क्लास करके 11th में आई ही थी। वंशिका राठौर को सोशल मीडिया चलाने का काफी ज्यादा शौक था। सोशल मीडिया के दौरान वंशिका राठौर की एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम संतोष मकवाना होता है। संतोष मकवाना की उम्र 22 साल थी। संतोष मकवाना स्कूल ड्रॉप आउट था, मतलब कि संतोष मकवाना ने 10th क्लास भी नहीं कर रखा था। संतोष मकवाना लेबर टाइप का काम करता था और वो डिलीवरी बॉय या फिर किसी भी तरीके का लेबर का काम करके अपना समय बिता रहा था। संतोष मकवाना का एक खास दोस्त था जिसका नाम विशाल अफवाने था। विशाल अफवाने जो था ये भी स्कूल ड्रॉप आउट था और ये भी लेबर टाइप का काम ही किया करता था। विशाल जो था वो वंशिका के घर के पास एक छोटे से गांव में रहा करता था। उस गांव का नाम मिया गांव था। विशाल अकेले ही रहता था वहाँ पर और लेबर टाइप का काम किया करता था। पहली बार संतोष मकवाना वंशिका राठौर से मिलने की बात करता है। तभी संतोष मकवाना वंशिका राठौर से कहता है कि मेरे फ्रेंड का एक घर है जो कि तुम्हारे स्कूल के रास्ते पर पड़ता है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर आ जाओ, वहाँ हम दोनों आसानी से मिल सकते हैं। तो वंशिका राठौर तैयार हो जाती है। दूसरे ही दिन वंशिका राठौर अपने स्कूल का बंक करके संतोष मकवाना से मिलने के लिए पहुँच जाती है। जब संतोष मकवाना से मिलने के लिए पहुँचती है विशाल के घर पर, तो वो दोनों एक साथ मिलते हैं और एक साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। देन उसके बाद में वंशिका राठौर कई बार फ्रिक्वेंटली संतोष मकवाना से विशाल के घर पर मिलना शुरू कर देती है। वंशिका राठौर कई बार स्कूल बंद करती है और कई बार संतोष मकवाना से मिलने जाती है। दोनों लोग एक साथ में घूमना फिरना शुरू करते हैं और दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है। एक दिन संतोष मकवाना और वंशिका राठौर मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी अचानक से वंशिका राठौर के पिताजी यानी कि फादर जो होते हैं वो दोनों को देख लेते हैं। देखने के बाद में काफ़ी गुस्सा होते हैं और दोनों को अपने घर ले आते हैं। वंशिका राठौर और संतोष मकवाना दोनों को अपने घर लाने के बाद में वंशिका राठौर के फादर जो होते हैं वो संतोष मकवाना की काफ़ी पिटाई लगाते हैं। पिटाई लगाने के बाद में उसको काफ़ी जलील करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा ताने भी देते हैं। उससे कहते हैं तू बेरोज़गार है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू गंवार है। इस तरीके से बहुत ताने देते हैं और जलील करके उसको मार पिटाई करके घर से भगा देते हैं। साथ ही साथ उसको धमकी देते हैं कि अब दोबारा से हमारी बेटी से मिलना मत। इस तरीके से धमकी दे करके जब उसे भगा दिया जाता है उसके कुछ मंथ तक सारी चीज़ें सही चलती रहती हैं। वंशिका राठौर जो होती है वो भी काफ़ी डरी हुई होती है और वो भी संतोष मकवाना से बातचीत नहीं करती। तभी अचानक से वंशिका राठौर अपनी मम्मी और अपनी मौसी के साथ में मार्केट जा रही होती है। तभी अचानक से संतोष मकवाना बीच रास्ते पर आता है और वंशिका राठौर से फिर से दोबारा से पैचअप करने की बात करता है। तभी वंशिका राठौर काफ़ी गुस्से में आती है और वो बीच सड़क पर ही संतोष मकवाना के थप्पड़ लगा देती है और संतोष मकवाना से कहती है कि आज के बाद कभी मिलने की कोशिश मत करना। ये चीज़ कह के वो अपनी मम्मी मौसी के साथ में घर वापस आ जाती है। 25 अगस्त 2022 से पहले संतोष मकवाना वंशिका राठौर को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है फ़ोन पर और कई बार उससे मिलने के लिए कहता है। वंशिका राठौर से कई बार कहता है कि तुम मुझसे एक आखिरी बार मिल लो। वंशिका राठौर पिघल जाती है और उससे आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हो जाती है। देन 25 अगस्त 2022 का डेट फिक्स होता है दोनों के मिलने का और दोनों उसी जगह पर पहुँचते हैं। वंशिका राठौर अपने घर से निकलती है करीब 11 बजे 25 अगस्त 2022 को अपने स्कूल प्रोग्राम के लिए और जाकर के सीधे वंशिका राठौर संतोष मकवाना के पास जाती है जहाँ पर कि विशाल का घर होता है। करीब 11:30 बजे विशाल के घर पर पहुँचने के बाद में वंशिका राठौर संतोष मकवाना से मिलती है और मिलने के बाद में दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत होती है, इंटीमेशन होता है और फिजिकल रिलेशनशिप होती है। फिजिकल रिलेशनशिप के बाद में संतोष मकवाना वंशिका को फिर से पैचअप करने की बात करता है। तभी वंशिका राठौर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि आज के बाद कभी मत मिलना। इतनी ही बात पर संतोष मकवाना बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी बैक पॉकेट से चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद वह ताबड़तोड़ वंशिका राठौर पर वार करने शुरू कर देता है। जैसे ही वंशिका राठौर चिल्लाने की कोशिश करती है उसका दोस्त तुरंत भाग करके आता है और वंशिका राठौर के हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद में जो संतोष मकवाना होता है वो बहुत बुरी तरीके से वंशिका राठौर पर वार करने लगता है और उसके ऊपर जब तक चाकू से वार करता है जब तक कि वो अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेती। मारने के बाद में संतोष मकवाना वंशिका राठौर को एक सूटकेस में एक बैग में पैक करता है जो कि कैरी बैग होता है। लेकिन इस केस में ट्विस्ट अभी बाकी है क्योंकि संतोष मकवाना जो था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझता था। उसने क्या किया कि वंशिका राठौर को मारने के बाद में वंशिका राठौर के कपड़े चेंज कर दिए और वंशिका राठौर को विशाल के कपड़े पहनाने के बाद में उसको सूटकेस में पैक किया। लेकिन उसने गलती जो की वो ये थी कि उसने वंशिका राठौर के कपड़ों को भी उसी सूटकेस में डाल दिया। साथ ही साथ में जो चाकू था जिससे वार किया था वो भी उसी सूटकेस में डाल दिया और साथ ही साथ में उसके जो भी मोबाइल फ़ोन्स थे वो सारे के सारे
वंशिता के मोबाइल फ़ोन को, वंशिता की सारे गैजेट्स को उसी में डाल दिया और डालने के बाद में सूटकेस पैक करके उस सूटकेस को नियागांव पास के जंगल में फेंक दिया और फेंकने के बाद में गुजरात के पालनपुर में अपनी दादी के घर विशाल के साथ चला गया। संतोष मकवाना जब अपने दोस्त विशाल के साथ में अपनी दादी के घर पालनपुर में पहुंचता है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था। पैसा कहाँ से आया था, आइए अभी ये समझते हैं। दरअसल संतोष मकवाना जो था वो पहले से ही प्लान करके बैठा हुआ था कि वो वंशिता राठौर को मार देगा और अपना बदला लेगा, क्योंकि वंशिता राठौर के फादर ने संतोष मकवाना की बहुत बेइज्जती की थी और बहुत पिटाई की थी। इसीलिए वो पहले से ही प्लान करके बैठा हुआ था कि वो वंशिता राठौर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। 25 अगस्त 2022 से पहले संतोष मकवाना विशाल के साथ में प्लान करता है और संतोष मकवाना अपनी माँ का मंगलसूत्र सोने का चुरा लेता है। उसको चुराने के बाद में एक ज्वेलर को बेच देता है जिसकी कीमत उसको 2 लाख रुपए मिलती है। उस 2 लाख रुपए में से वो एक चाकू खरीदता है। चाकू खरीदने के बाद में जो बचा हुआ पैसा होता है वो लेकर के अपनी दादी के घर पालनपुर पहुंच जाता है मर्डर करने के बाद में। दादी के घर पहुंचने के बाद में संतोष मकवाना और विशाल दोनों के दोनों वैष्णो देवी जाने का प्लान करते हैं और दोनों के दोनों वैष्णो देवी निकल जाते हैं टिकट बुक करके। जब दोनों वैष्णो देवी में होते हैं उसी दौरान पुलिस जो होती है वो दबिश मारती है दादी के घर पर पालनपुर में, और जब दबिश मारती है तो 2 बार दबिश मारने के बाद में पुलिस खाली रह जाती है क्योंकि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। और दादी भी बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करती है। दादी कह देती है कि हमारा घर चेक कर लो, हमारे घर पर दोनों बच्चे हैं ही नहीं और ना ही दोनों बच्चे यहाँ पर आए हैं। पुलिस दोनों बार खाली हाथ लौट जाती है, लेकिन जब तीसरी बार पुलिस दबिश मारने के लिए फिर से दादी के घर पर जाती है तब तक दोनों के दोनों घर वापस वैष्णो देवी से आ चुके होते हैं। जब दोनों के दोनों घर पर वापस आ चुके होते हैं तो पुलिस फिर से दबिश मारने के लिए घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन दादी जो होती है वो काफ़ी अकड़ दिखाती है और पुलिस वालों से स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि हमारे घर पर दोनों बच्चे नहीं आए हैं, आप लोग यहाँ से चले जाओ, हमें परेशान मत करो। तभी जैसे ही पुलिस जाने वाली होती है अचानक से पुलिस के पास एक अनु नंबर से फ़ोन आता है और वो सच कहता है कि दोनों लड़कों को मैंने इसके घर में देखा है, आप एक बार अंदर जा कर के चेक लो। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली है, तो वो आदमी बताता है कि मेरा इनसे झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये जानकारी दी है ताकि मेरा बदला इनसे पूरा हो जाए। पुलिस को जैसे ये चीज़ पता चलती है पुलिस तुरंत अंदर भागती है दादी के घर में और अंदर जाकर के देखती है कि दोनों के दोनों लड़के बेड के नीचे दुबके हुए बैठे होते हैं। दोनों को वहाँ से निकालने के बाद में पुलिस थाने लेकर के जाती है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।